कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, गुलाब और लोबान की मिली जुली खुशबू। सायरा बेगम पलंग के किनारे बैठी थी, हाथ में फोन था मगर नजरें कहीं और। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वो चौंकी। आ जाओ रानिया, अंदर आओ। लहजा आम दिनों की निस्बत आज काफी नरम था। रानिया ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सफेद दुपट्टा सर पर सलीके से लिया हुआ था, आंखों में थकन और तजस्सुस दोनों मौजूद थे। आज से पहले इसकी माँ ने कभी इसे इतने प्यार से नहीं बुलाया था। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। अंदर आते ही वो नर्म लहजे में बोली, अम्मी आपने बुलाया था? मैं नोट्स तैयार कर रही थी, कल जमा करवाने हैं। मैं पहले बता रही हूँ, अभी मैं बर्तन वगैरह नहीं धोऊंगी, मुझे कॉलेज का बहुत काम करना है। सायरा बेगम ने मोबाइल मेज पर रखते हुए हाथ के इशारे से इससे अपने पास बैठने का बोला और नर्म लहजे में बोली, अरे छोड़ो इन सब चीज़ों को, मैं क्यों अपनी लाडली से बर्तन धुलवाऊंगी। इधर आओ, बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। रानिया इनके करीब आकर बैठ गई थी। हल्की सी झिझक के साथ माँ के चेहरे को देखा। कुछ तो था जो इसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। वो अपनी माँ को देखते हुए परेशानी से बोली, क्या बात है अम्मी, कोई ज़रूरी बात है? सायरा बेगम ने ज़रा तौक़ुफ़ किया जैसे अल्फाज चुन रहे हों, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तुम्हारे ताया के बेटे का। मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई है। तुम्हें पता है मैंने कितनी नमाज़ों में दुआ मांगी थी और इस पाक ज़ात ने मेरी सारी दुआएं सुन ली हैं। रानिया की आंखों में चमक सी आई थी। किसका रिश्ता? क्या ज़यान का रिश्ता आया है? वो खुशी से चहक उठी थी, लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई थी। सायरा बेगम सर्द लहजे में बोली, अरे नहीं भाई, इस फकीर को तुम्हें दूंगी क्या? भाई के टुकड़ों पर पलता है, ना पढ़ाई में अच्छा रहा, ना बिजनेस में कोई ढंग का काम कर सका। मैं तुम्हारी शादी गुलरेज से करवाऊंगी, इसका रिश्ता आया है। तुम्हें मालूम है रानिया मेरे दिल की ख्वाहिश थी और अब वो हकीकत का रूप धारने जा रही है। कल हमें तुम्हारे ताया ने इसलिए अपने घर बुलाया था, बहुत इज्जत से रिश्ता मांगा है। मैं तो बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी, बल्कि हाँ बोलकर आई हूँ। और तुम्हारे दिमाग में ये ज़यान कहाँ से आ गया? रानिया के चेहरे से रंग उड़ गया था। वो झट से खड़ी हो गई थी। अम्मी मैं हरगिज़ इनसे शादी नहीं करूंगी। वो मुझसे 10 साल बड़े हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, छोटी सी बात पर डांट देते हैं। इनकी बहन तक इनसे डरती है। वो तो किसी को सांस भी लेने नहीं देते। खुद से मुंसलिक चीज़ों को वो इतने असूलों से रखते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं अम्मी इनको बर्दाश्त करने की। और ज़यान बहुत अच्छा है, मिलनसार है, मोहब्बत करने वाला है और गुस्सा भी नहीं करता, इसलिए मुझके इसका ख्याल आया था। गुलरेज भाई का तो मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकती। सायरा बेगम ने गुस्से से घूरा और निहायत सख्ती से बोली, चुप रहो। तुम्हें क्या पता आजकल के ज़माने में ऐसे ही लड़के कामयाब होते हैं। तुम्हें सुख से रखेगा, इज्जत देगा। रानिया की आंखों में नमी तैरने लगी थी। अम्मी इज्जत वो देता है जो दिल से नरम हो। गुलरेज भाई बहुत सख्त मिजाज है, बहन के साथ नहीं रह सकती, मुझे इनसे डर लगता है। सायरा बेगम सख्त लहजे में बोली, अरे बेवकूफ़, डरने की क्या बात है? जब निकाह हो जाता है तो मर्द मुट्ठी में आ जाते हैं। तुम ज़रा समझदारी दिखाना, सब कुछ तुम्हारे काबू में होगा। रानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। ये सब आपकी खाम ख्याली अम्मी। जो आदमी अपनी बहन से तल्ख लहजे में बात करता है वो बीवी से क्या सलूक करेगा? और फिर वो लम्हा भर कर रुकी, फिर हिम्मत करके बोली, मुझे गुलरेज भाई नहीं ज़यान पसंद है। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सायरा बेगम की आंखें गुस्से से फैल गईं। क्या बकवास कर रही हो तुम ज़यान? सोचना भी मत इसके बारे में। कितनी दोस्त की गर्लफ्रेंड है, कई स्कैंडल हम इसके सुन चुके हैं और एक काम नहीं करता। तुम्हें जलील होने के लिए इसके साथ रुखसत कर दूंगी। और ये गुलरेज भाई क्या होता है? ये भाई वाला ढोंग छोड़ दो, नाम लेकर बात करो। तुम्हारे बाबा हाँ कर चुके हैं और बस निकाह की तारीख तय होनी बाकी है। रानिया का दिल धक से रह गया। अम्मी बाबा कैसे मान गए? इन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। बेटियां पूछने के लिए नहीं होती, इनके लिए फैसला किया जाता है। सायरा बेगम की आवाज़ अब पत्थर जैसी थी। रानिया ने बामुश्किल आंखों में आंसू रोके, अम्मी
میں مانتی ہوں آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، مگر گلریز بھائی کے ساتھ میں خوش نہیں رہ سکوں گی۔ مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے دیں بس۔ سائرہ بیگم تیز لہجے میں بولی۔ زیادہ زبان نہیں چلاؤ، تمہارے باپ کے فیصلے کے آگے کوئی نہیں بولتا ہے۔ ابھی بس نکاح ہی ہو رہا ہے، رخصت ہی نہیں۔ ابھی تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ رانیہ خاموش ہو گئی تھی، چہرہ سپاٹ، آنکھیں کھالی۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھی، دروازے تک پہنچی، مگر پلٹ کر ایک نظر ماں کو دیکھا۔ امی، کبھی کبھی انسان کو سب کچھ پانے کے بعد بھی سب کچھ کھونا پڑ جاتا ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سائرہ بیگم لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ ان کے چہرے پر سختی تھی، مگر آنکھوں میں ہلکی سی لرزش آ گئی تھی، جیسے وہ خود سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ دوسری جانب خان منزل کی صبح ہمیشہ کی طرح پروقار تھی۔ گلریز نیلے رنگ کا نفیس سوٹ پہنے ٹائی درست کرتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود، وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ چہرے پر سخت لیکن مطمئن تاثرات، ہاتھ میں فائل تھی، شاید کسی نئے معاہدے کی۔ ابھی وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک مانوس مگر بھاری آواز ابھری، گلریز ٹھہرو، بات کرنی ہے تم سے۔ قدم وہیں رک گئے تھے۔ چند لمحے اس نے آنکھیں موند کر سانس بھرا، پھر آہستہ سے پلٹا۔ زینت بیگم سامنے کھڑی تھی، سر پر دوپٹہ، چہرے پر سنجیدگی اور نگاہوں میں سرد مہری۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، جی امی بولیے، کیا بات ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ جبکہ وہ فوراً بولی تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ ماں کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا؟ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن تمہیں میرا بالکل احساس نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ گلریز نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر ماں کے چہرے پر۔ ایک لمحے کے لیے کھانا چاہا، مگر خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بیٹھ گیا تو زینت بیگم بھی آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زینت بیگم اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا میں نے سنا ہے تم ہاشم بھائی کی بیٹی کے رشتے کی بات کر رہے ہو۔ تمہیں اس لڑکی میں نظر کیا آ رہا ہے؟ وہ تمہارے معیار کی لڑکی نہیں ہے، تم اس سے بہتر لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ گلریز نظریں جھکائے بولا، میں کون سی لڑکی ڈیزرو کرتا ہوں اور کون سی لڑکی نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ رانیہ میں کوئی کمی ہے، وہ میرے لیے ہر لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے۔ زینت بیگم نے سانس کھینچی، لہجہ ہلکی سختی لیے تھا۔ تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ لڑکی تم سے 10 سال چھوٹی ہے، بالکل نادان، بے وقوف سی، ابھی FSC کر رہی ہے، نہ تعلیم مکمل نہ سمجھ بوجھ۔ تم ایک بڑے بزنس مین ہو، اپنی محنت سے اتنی کامیابی حاصل کی ہے، اب تمہیں کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا سکے، فائدہ دے تمہیں، سمجھے تمہیں۔ شادی صرف ایک کھیل نہیں ہے، پوری زندگی کا معاہدہ ہے۔ اگر تم شادی کو ایک گھریلو زندگی کی طرح لے رہے ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اتنے بڑے بزنس مین کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اب مزید سنوارے۔ گلریز نے چہرہ اٹھایا، مگر لب خاموش رہے تھے۔ زینت بیگم رکی نہیں۔ دیکھو میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی، میں تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ آخر کو تم میرے بڑے بیٹے ہو، بے شک رانیہ میں کمی نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے معیار کی بھی نہیں ہے۔ اب دوسری طرف تمہارے ماموں کی بیٹی زویا کو دیکھو، پڑھی لکھی سلجھی ہوئی ہے، اپنے باپ کے بزنس میں ہاتھ بٹاتی ہے، وہ تمہیں پسند بھی کرتی ہے۔ ایسی لڑکی سے شادی کرو گے تو تمہیں سپورٹ ملے گا، عزت بھی بڑھے گی۔ ہاشم بھائی کی بیٹی بھلا تمہارے لائق کہاں ہے؟ جب تم میرے بھائی کی لڑکی سے شادی کرو گے تو بزنس میں تمہارا نام ہوگا کہ تم نے ایک بزنس مین کی لڑکی کو ہی اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور اگر ہاشم بھائی کی لڑکی سے شادی کرو گے تو صرف نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ ایک کپڑے کی دکان کے مالک ہیں، اس سے زیادہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہی بات ان کی بیٹی میں بھی ہے۔ زویا کم از کم تمہارے لیے کچھ کر تو سکتی ہے۔ ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ گلریز کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ امی بس کریں، بہت سن لی میں نے آپ کی، اور بہت برداشت کر لیا مجھے، میں اس سے زیادہ اسٹیمنا نہیں ہے۔ آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ بولتی چلی جاتی ہیں، ایک دفعہ خیال نہیں کرتی کہ اگلا کیسا محسوس کر رہا ہے۔ زینت بیگم چونکی، وہ غصے سے بولی، یہ کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ میں ماں ہوں تمہاری، تمہارے لیے کوئی برا فیصلہ نہیں کروں گی۔ رانیہ میں رکھا ہی کیا ہے؟ نہ پڑھائی میں اچھی ہے اور نہ ہی کوئی بہترین سکل ہے اس کے پاس کہ آگے جا کر تمہارے لیے کچھ کر سکے۔ ووٹ کھڑا ہوا، آواز میں سالوں کی دبی ہوئی تپش تھی۔ وہ غصے سے بولا، یہ میری ذاتی زندگی کا معاملہ ہے،
آپ کو میری زندگی میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ نے کبھی مجھ پر توجہ نہیں دی، صرف پارٹی، تقریبات اور اپنے دوسرے بیٹے پر فخر کرتی رہی۔ اب جب میں ایک فیصلہ خود لینا چاہتا ہوں تو آپ کو اعتراض ہے۔ یہ زندگی میری ہے، مجھے اپنی زندگی میں کس طرح کی لڑکی چاہیے اور کس طرح کی نہیں، یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ اور جہاں تک رہی زویا کی بات، تو واقعی رانیہ میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ رانیہ رشتوں کی اہمیت اچھی طرح جانتی ہے، اور رہی آپ کی زویا، اسے اپنے باپ تک کی عزت کا خیال نہیں ہے، وہ میری عزت کی پرواہ کہاں کرے گی؟ زینت بیگم سختی سے بولی، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا بھلا چاہتی ہوں، تم غلط بیانی مت کرو۔ میرا بھلا؟ وہ تلخی سے ہنس دیا۔ میرا بھلا تب کہاں تھا جب میں اسکول کے پروگرامز میں اکیلا کھڑا ہوتا تھا، یا جب بابا بیمار تھے اور آپ کو سیاست کے جل سے زیادہ عزیز تھے؟ اب اگر میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کا فیصلہ کر رہا ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہے۔ زینت بیگم کے لب تھر تھر آئے، مگر وہ بول نہیں سکیں۔ گلریز نے ایک قدم آگے بڑھایا، آواز مدھم مگر کاٹدار تھی۔ میں چاہے کسی ان پڑھ سے شادی کروں یا کسی سڑک پر بیٹھی بھکارن سے، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ آپ کے لیے تو ہمیشہ آپ کی پارٹی اور آپ کے دوسرے بچے اہم رہے ہیں، تو اب انہی پر دھیان دیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی فائل اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مین دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز گونجی اور لاؤنج پر خاموش ہو گیا تھا۔ زینت بیگم وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی مٹھیاں آہستہ آہستہ بھینچنے لگی، آنکھوں میں ضبط کی نمی تیرنے لگی، مگر چہرہ پتھر جیسا سخت رہا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی، سائرہ جو سمجھ رہی ہے کہ اپنی بیٹی کو میرے گھر کی بہو بنا کر بہت بڑا کام کرے گی، اس کو تو میں بتاؤں گی خوشیوں کو آگ لگانا کسے کہتے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد آفس کے شیشے کی میز پر رکھا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، بالکل اس خاموشی کی طرح جو اب خان منزل پر اتر آئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، کھڑکی سے آتی دھوپ کی لکیر سیدھی گلریز کے ڈیسک پر پڑ رہی تھی۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر، لیپ ٹاپ کھلا ہوا اور سامنے بھاپ اڑتی ہوئی کافی کا کپ رکھا تھا۔ وہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے توجہ سے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئیے، اسے نظریں فائل سے ہٹائے بغیر کہا۔ دروازہ کھولا، اندر رحمان صاحب اور احتشام صاحب داخل ہوئے۔ گلریز نے فوراً کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ آئیے نا، تشریف رکھیے۔ احتشام صاحب مسکرائے۔ کیسے ہو بیٹا؟ گلریز نے مسکرا کر جواب دیا۔ بالکل خیریت سے ہوں چاچو، آپ سناؤ؟ کافی لوگے یا پھر چائے؟ ویسے آفس میں کب آنا ہوا آپ کا؟ احتشام صاحب کرسی کھینچ کر بیٹھے ہوئے بولے، ارے بس تمہارے بابا نے فون کیا تھا، کہا تھا کچھ ضروری بات کرنی ہے، دکان پر نوکر کو بٹھا کر سیدھا یہیں چل آیا ہوں۔ ویسے جلدی نپٹا لینا، آج مال آنا ہے، وہاں میرا ہونا ضروری ہے۔ گلریز نے سر ہلایا۔ بالکل زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ رحمان صاحب جو تھوڑا سنجیدہ مگر مطمئن انداز میں بیٹھے تھے، دھیرے سے بولے، دیکھو احتشام، میں تم سے کچھ ذاتی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں اپنے گھر یا تمہارے گھر میٹنگ طے نہیں کی۔ ہمارا اکیلے میں بات کرنا ہی بہتر ہے۔ تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اسی مہینے کے آخر میں نکاح ہو جائے۔ تمہاری بیوی نے تو ہاں کہہ دی، مگر میں چاہتا تھا تمہارا خیال بھی جان لوں۔ آخر شادی کوئی کھیل نہیں، یہ 2 دلوں کا، 2 خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے۔ شکر ہے خاندان ایک ہی ہے، مگر طریقے ذرا الگ ہیں۔ احتشام صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بھائی میں تو بہت خوش ہوں، گلریز میرا دیکھا بھالا بچہ ہے، میں جانتا ہوں میری معصوم سی جھلی سی بیٹی کو یہ سنبھال لے گا۔ خدا کا بڑا کرم ہے۔ گلریز خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ احتشام صاحب نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور مسکرا کر بولے، بس بیٹا تم سے ایک گزارش ہے۔ گلریز نے ہلکے سے ابرو اٹھائے۔ جی چاچو فرمائیے۔ احتشام صاحب گہری سانس لے کر بولے، رانیہ ذرا جذباتی ہے، کبھی کبھی ضدی بھی ہو جاتی ہے، غلطی کر جاتی ہے، تم سے ڈرتی بھی بہت ہے۔ اگر تم پیار سے سمجھاؤ گے تو بہت جلد بدل جائے گی، اگر ڈانٹ ڈپٹ کرو گے تو وہ کبھی دل کی بات نہیں کر پائے گی۔ میں باپ ہوں، اس کے آنسو برداشت نہیں ہوتے، میری بس اتنی سی خواہش ہے اسے رلایا نہ جائے۔ لمحہ بھر کی خاموشی رہی۔ گلریز کا چہرہ ذرا نرم ہوا۔ چاچو میں سب سمجھتا ہوں، وہ جیسی بھی ہے میری ذمہ داری ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اگر امی سے اس کی نہیں بن پائی تو ہم الگ رہ لیں گے، آپ کو اس طرف سے فکر نہیں کرنی چاہیے۔ احتشام صاحب کے چہرے پر اطمینان سے ابھرا،
खुदा तुम दोनों को खुश रखे। गुलरेज ने लम्हा भर को नजरें झुकाई, फिर साफ लहजे में बोला, और जी एक बात है, मैं चाहता हूँ निकाह के साथ ही रुखसती हो, मगर ये बात अभी आप लोग रानिया को नहीं बताएंगे। निकाह के बाद अचानक ऐलान होगा। रहमान साहब जरा चौंक कर बोले, अभी रुखसती? तुम्हें मालूम है वो भी FSC कर रही है। एहतशाम साहब भी कदरे हैरत से बोले, बेटा वो भी 18 की भी नहीं हुई, इतनी कम उम्र में रुखसती? पढ़ाई भी अधूरी रह जाएगी। गुलरेज सकून से बोला, चाचू मैं इसका ख्याल रखूंगा, पढ़ाई भी मुकम्मल करवाऊंगा, लेकिन निकाह के बाद इंतज़ार की कोई वजह नहीं है। जब एक रिश्ता कायम हो जाए तो ताख़ीर दिलों में फासले पैदा करती है। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी के तौर पर चाहता हूँ, दिखावे के तौर पर नहीं। रहमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर सर हिलाते हुए बोले, ठीक है, अगर तुम ये जिम्मेदारी संभाल सकते हो तो मुझे एतराज़ नहीं। और तुम्हारा क्या ख्याल है एहतशाम? एहतशाम साहब एक लम्हा सोच कर बोले, भाई गुलरेज समझदार है, अगर ये वादा करता है कि मेरी बच्ची को इज्जत देगा तो मैं राज़ी हूँ। रहमान साहब मुस्कुराते हुए बोले, फिर तय रहा, निकाह इसी महीने के आखिर में और रुखसती साथ ही होगी। गुलरेज ने इत्मीनान से सर झुकाया। तीनों के दरमियान एक खामोश सा इत्तेफाक कायम हो गया था। बाहर ऑफिस की खिड़की से आती हवा ने फाइल के चंद कागज हल्के से उड़ा दिए, जैसे वक्त ने फैसला लिख दिया हो। खामोश मगर हतमी वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन मजीद बीत गए थे। दूसरी जानिब रानिया के कमरे में दोपहर की धूप दबे दबे अंदाज में दाखिल हो रही थी। सफ़ेद पर्दों के पीछे से छनकर आती रोशनी ने कमरे के फर्श पर धुंधले से सुनहरी धब्बे बना रखे थे। मेज़ पर किताबें खुली थी, कलम रुक रुक कर चल रहा था। रानिया का ध्यान मुकम्मल तौर पर अपनी नोटबुक में गुम था। बालों की लट बार बार चेहरे पर आकर गिरती। वो झंझलाकर ऐसे कान के पीछे उड़सती थी। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अम्मी प्लीज़। अभी नहीं, मैं नोट्स बना रही हूँ, वो बगैर देखे बोली। दूसरी तरफ खामोशी थी। इसने फिर कहा, अम्मी मैंने कहा है ना, अभी खाना नहीं खाऊंगी, बाद में आऊंगी, प्लीज़ मुझे परेशान मत करें। दरवाजे का हैंडल घूमा और आहिस्ता से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। रानिया झंझला कर फिर बोली, अम्मी बोल रही हूँ ना, अभी नहीं। अचानक एक गहरी सख्त आवाज़ कमरे में गूंजी, दोपहर के 3 बज रहे हैं और तुम्हें भूख नहीं? दिमाग ठीक है लड़की? वो एकदम चौंक कर पलटी। सामने गुलरेज खड़ा था। कोट की आस्तीनें चढ़ी हुई थीं, चेहरे पे संजीदगी और आंखों में वही सख्ती जो हमेशा इसके दिल की धड़कन बिगाड़ देती थी। रानिया के हाथ कांप गए थे। इसने जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया था और कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। गुलरेज भाई आप? इसके होंठ लर्ज रहे थे। गुलरेज के चेहरे पर हल्की सी नागवारी उभरी। भाई नहीं हूँ तुम्हारा, कितनी बार कह चुका हूँ, गुलरेज या खान बोलो। वो सर झुकाए खामोश खड़ी रही, उंगलियां नोटबुक के किनारे को दबा रही थी। कमरे में चंद लम्हे की खामोशी छा गई थी। सिर्फ पंखे की घूमती हुई आवाज़ बाकी थी। गुलरेज संजीदगी से बोला, ब्राइडल ड्रेस लेने जा रहा हूँ, तुम साथ चल रही हो मेरे? रानिया ने नजरें उठाई। लहजे में झिझक थी। बाबा को पसंद नहीं है इस तरह जाना। वैसे भी मैं नोट्स तैयार कर रही थी कल कॉलेज में। वो भी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि गुलरेज का लहजा तेज हो गया। तुम्हारे बाबा ने भेजा है मुझे, बेहतर होगा अपनी चादर लो और मेरे साथ चलो। वो साकित रह गई। दिल की धड़कन जैसे सीने से सुनाई देने लगी। और एक बात, वो जरा आगे बढ़ा। आवाज़ धीरी मगर काटदार थी, पहले नीचे जाकर खाना खाओ, 3 बज रहे हैं और तुम अभी तक मेज़ पर बैठी हो। आइंदा अगर मैंने सुना कि तुमने 3 बजे तक कुछ नहीं खाया तो ठीक नहीं होगा। 1 बजे खाना खाओगी, चाहे कुछ भी हो, समझ आई? रानिया ने सर झुकाए हल्की सी आवाज़ में कहा। जी। ऊंची आवाज़ में कहो। इससे सख्ती से कहा। जी समझ आ गई है। इसके लब कपकपाए, आंखों में नमी सी उतर आई थी। गुलरेज ने एक नज़र इसके मेज़ पर फैले नोट्स पर डाली। ये सब बाद में भी हो जाएगा, ज़िंदगी सिर्फ किताबों में नहीं है, कभी कभी अपने लोगों के साथ वक्त गुजारना भी सीखो। वो इतना कहकर पलट गया था मगर दरवाजे तक पहुंचते ही ठहर गया था। 5 मिनट में नीचे आना, गाड़ी तैयार है। दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ के साथ वो चला गया था। रानिया वहीं खड़ी रही। दिल तेज धड़क रहा था, हाथों में कपकपी थी। इसने आहिस्ता से खिड़की की तरफ देखा जहां धूप का अक्स अभी तक फर्श पर फैला था। रोशनी अब थोड़ी मांद पड़ चुकी थी, जैसे कमरे की फिजा भी इसके दिल की कैफियत पड़ रही हो। इसने नोटबुक बंद की, दुपट्टा संभाला और आईने में अपनी शक्ल देखी।
चेहरे पर खौफ और हैरत का एक इम्तिजाज था। लबों से बेख्तियार निकला, बाबा। अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये कहते इसने अपनी आंखों को सख्ती से पोंछ डाला था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इसके लाख इख्तलाफ के बावजूद निकाह का फंक्शन तय कर दिया गया था। निकाह का फंक्शन इनके ही घर के लॉन में रखा गया था। दोपहर की सूरज की तपिश आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ रही थी, मगर लॉन में बिछे सुर्ख कालीन, फूलों से सजे मेहराब और मेहमानों के शोर ने फिजा को गर्म रखा हुआ था। सोने के रंग का ब्राइडल ड्रेस जिस पर नर्म रोशनी पड़ती तो चमक के जरे जैसे आंखों में चुभ जाते, इसकी घबराहट को और नुमाया कर रहा था। वो स्टेज पर खामोश बैठी थी, दोनों हाथ गोद में मजबूती से जकड़े हुए, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, मगर आंखों में खौफ की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। निकाह हो चुका था और अब रुखसती का ऐलान भी कर दिया गया था। यही वजह थी कि वो हद से ज़्यादा परेशान थी। चंद लम्हे बाद इसकी माँ इसके बराबर में आ बैठी, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर लाई, मगर आंखों में वही परेशानी छुपी थी। रानिया ने झुककर इनका हाथ थाम लिया था। अम्मी, आपने कहा था सब निकाह होगा, वो आहिस्ता से बोली, मगर लबों की कपकपाहट से अल्फाज लर्ज गए थे। ये लोग तो रुखसती की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी अम्मी, आपने झूठ कहा था मुझसे। सायरा बेगम ने एक गहरा सांस भरा, जैसे बरसों का बोझ एक पल में कंधों पर उतर आया हो। हाँ बेटा, वो धीरे से बोली, अभी तुम्हारे बाबा ने बताया है, मुझे भी नहीं मालूम था। कसम से मैंने खुद इनसे पूछा था तो कहा था सिर्फ निकाह होगा। वो भौंकला कर बोली, अम्मी, आपने कहा था निकाह के बाद औरत की बात सुनी जाती है, तो आपने इनसे क्यों नहीं कहा? सायरा बेगम के लब लरसे। मैंने कहा था, मगर इन्होंने मुझे आंखों से चुप करवा दिया। तुम्हारे बाबा के दोस्त साथ बैठे थे। इसकी आंखों के किनारे नम हुए। अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। इसकी आवाज़ खालिस खौफजदा थी, मगर वो जवाब सुन पाती इससे पहले ही शोर बुलंद हुआ। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। गुलरेज स्टेज की सीढ़ियां चढ़ता हुआ आया, स्याह शेरवानी में, कंधे पर सफ़ेद मर्दाना चादर, चेहरे पर सख्ती जमी हुई, जैसे निकाह नहीं कोई ऐलान मलकियत हो। वो इसके बराबर में आ बैठा था। सायरा बेगम अपनी जगह से उठी, हाथ इसके सर पर रखा और खामोशी से नीचे उतर गई थी। रानिया ने सर मजीद झुका लिया था, नजरें नीचे, दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। गुलरेज जरा करीब हुआ, इसकी आवाज़ मध्यम थी, मगर लहजा खंजर की तरह चुभता हुआ। ज़्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी, क्यों रुखसत नहीं होना है तुम्हें? वो चौंकी, लब कपकपाए। मैंने तो वो बात काट कर बोला, 2 थप्पड़ की मार हो तुम। बीवी हो मेरी, बीवी, अब जुबान नहीं चलानी तुमने, समझी? इसने निगाह उठाई। पहली बार सीधा देखा, मैं बीवी नहीं हूँ। गुलरेज भाई नहीं हूँ तुम्हारा, निकाह खराब करोगी क्या बेवकूफ़ लड़की? वो धाड़ा। इसकी आवाज़ पर आसपास चंद लोग पलट कर देखने लगे थे। वो डरी, जल्दी से सर झुका गई थी। वो कदरे धीमी मगर ज़ेरे भर लहजे में बोली, अब तो मेरे साथ जाओगी, तो मेरे घर रहोगी, किसी और के घर नहीं, समझ आई? वो बामुश्किल बोली, ये किसी और का घर नहीं, मेरा और मेरे बाबा का घर है। गुलरेज के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। तुम्हारा घर? अब तुम्हारा वही घर है जो मेरा घर है, खान मंजिल, वहाँ रहोगी मेरे साथ। वो इसकी तरफ झुककर बोला, और अगर आइंदा जुबान चली ना, याद रखना हशर ऐसा करूँगा कि तुम खुद को आईने में पहचान नहीं पाओगी। लफ्ज़ों में जो सर्दपन था, इसने इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी थी। वो लर्ज़ गई, सांस रोककर सर हिलाया, जी बस इतना ही। वो पीछे हटा, मुस्कुराहट के नकाब में अपनी सख्ती छुपाए हुए नीचे देखने लगा। फोटोग्राफर फ्लैश मार रहे थे और वो दोनों एक फ्रेम में कैद हो गए थे। एक वो जो खौफ में जमी हुई थी, और एक जो वो अपनी फतह पर खामोश मुतमईन था। लॉन में शोर बढ़ गया था, रुखसती के नारों के साथ बैंड बजने लगा था। वो उठी, धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, माँ की तरफ आखिरी बार देखा, निगाह में सवाल थे, जवाब नहीं। और इसके बाद वो दिल के कांपते हुए धड़कनों के साथ खान मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी। इनकी रुखसती काफ़ी बेहतरीन तरीके से हुई थी। इसका इस्तकबाल भी नरमीन ने बहुत अच्छे से किया था। बहन होने का इसने हक अदा किया था। कुछ रसूमात के बाद इसे गुलरेज के कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरे में फूलों की महक घुली हुई थी, मगर इसके लिए वो खुशबू घुटन बन गई थी। दीवारों पर लगे गुलाबी पर्दे, बिस्तर के गिर्द
गिरते हुए फूलों के हार और मध्यम सुनहरी रोशनी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ख्वाब का मंजर हो। मगर वो ख्वाब नहीं था, वो एक हकीकत थी जिससे वो खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। वो बिस्तर के किनारे सर झुकाए बैठी थी, दुपट्टा दोनों हाथों में मरोड़ती हुई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे पूरे कमरे में गूंज रही हो। बाहर से महफिल की हल्की आवाज़ें आ रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खामोश हो गया था। कुछ लम्हे बाद दरवाज़ा खुला, गुलरेज अंदर आया, संजीदा चेहरा, नज़रें सीधी, कदमों में एतमाद। वो इसके सामने आकर रुक गया, चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता बोला, सलाम करो, तुम्हारे घर में सलाम करने का रिवाज नहीं है क्या? वो चौंकी, घबरा कर नजरें उठाई, लब कपकपाए, अस्सलाम वालेकुम। गुलरेज ने एक लम्हे को मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। फिर जरा झुक कर बोला, बहुत प्यारी लग रही हो आज, लेकिन ये जो तुमने स्टेज पर तमाशा किया था ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रुखसती नहीं चाहिए, आइंदा ऐसा ना हो, समझ आई? मेरी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाओगी? वो तेजी से सर हिलाने लगी, जी समझ गई। अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो, तुम पर सबसे ज्यादा इख्तियार मेरा है, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे कदमों पर, तुम्हारे फैसलों पर। अब ये नहीं सुनो कि तुम्हारा घर तुम्हारे बाबा वाला घर। वो खामोश रही, नजरें नीचे। बोलती क्यों नहीं हो अब? आइंदा से अब तक यही कहोगी, ये घर मेरा है, मेरे शौहर का घर, मेरा घर, ठीक है? वो धीरे से बोली, जी मेरा घर यही है। गुलरेज ने थोड़ा सा आगे होकर इसका हाथ थाम लिया। इसके लम्स पर वो चौंक गई, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। देखो, मैं साफ बात करता हूँ, मुझे तुम किसी और लड़के से बात करती दिखाई ना दो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो या कजन, मुझे पसंद नहीं है। मेरी बीवी सिर्फ मेरी बात सुनेगी। वो होले से सर हिलाने लगी, जी मैं नहीं बात करूंगी। वो इसकी किसी बात पर इनकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इतना तो वो समझ गई थी कि इसे इनकार पसंद नहीं। और हाँ, पढ़ाई तुम्हारी बंद नहीं होगी। वो एकदम लहजा नरम कर गया, चाहे तुम मास्टर करो, MA PhD, मैं करवाऊंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। वो चौंकी, एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा, जैसे इस जुमले ने दिल में कोई सांस वापस भरी हो। अगर कभी किसी चीज से डर लगे या कोई बात दिल में हो, मुझसे कहना। इसकी आवाज मध्यम हुई, जितना इख्तियार मैं तुम पर रखूंगा, इतना ही भरोसा भी करूंगा। बदले में तुमसे भी यही चाहता हूँ, वाइस्तगी से बोली। जी मैं कोशिश करूंगी। गुलरेज ने सर हिलाया, और एक बात याद रखना। इसने फिर वही सख्ती लौटा दी, मेरी माँ अगर कभी तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहे, तुम खुद जवाब नहीं दोगी, सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं खुद तमाम मामलात हैंडल करूंगा। जी ठीक है। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी फैल गई, सिर्फ सांसों की आवाज बाकी थी। फिर वो बोला, अब एक आखिरी बात। इसकी आंखों में एक और तरह की चमक आ गई, मुझे मेरा हक ज़ौजियत आज ही चाहिए, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? वो लम्हा जिसे वक्त को रुक गया, इसके हाथ काम गए, सांस रुक गई। इसने लब खोलने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली थी। नजर नीचे, दिल की धड़कन बेकाबू, फिर बामुश्किल सरनफी में हिलाया। गुलरेज के चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट उभरी। वो मुस्कुराहट जो नर्म नहीं थी, कमरे की रोशनी अब भी वही थी, मगर इसके अंदर जैसे सब अंधेरा हो गया था। वो आहिस्तगी से इसके करीब हुआ और बहुत आराम से इसकी सांसों को अपने कब्जे में ले गया था। वो लम्हे भर के लिए बुरी तरह घबरा गई, लेकिन अपना आप इसने जाहिर नहीं किया। धीरे धीरे वो अपनी हद पार करने लगा, इस पर यह जाहिर करने लगा कि वो अब सिर्फ इसकी है, इसके अलावा वो किसी का ख्याल भी नहीं कर सकती, जबकि वो खामोशी से इसके हर लम्स को कबूल कर रही थी। रात धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। इस बात से अनजान की जिंदगी इतनी खुशनुमा नहीं होती जितनी हमें नजर आती है। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। कमरे में सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। हवा में अभी भी गुलाब और ऊद की मिली जुली खुशबू थी। वो गहरी नींद में थी, थकन अब भी चेहरे पर नुमाया थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसने करवट बदली, जैसे ख्वाब में भी सुनने का इरादा ना हो। रात भर इसने करवट बदली, इसकी शिद्दतें बर्दाश्त करके वो काफी हल्कान हो गई थी। दस्तक दोबारा हुई, इस बार जरा जोर से। इसने आंखें खोली, बोझल लहजे में बोली, कौन है? पास से गुलरेज भी जाग चुका था। थोड़ा सा उठकर बोला, मैं देखता हूँ, तुम आराम करो। लहजा नरम था। वो कंबल से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो सामने जयान और नरमीन खड़े थे। दोनों के चेहरे पर शोखी और मुस्कुराहट थी। जयान ने हंसते हुए बोला, गुड मॉर्निंग भाई। ये कहते ही वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए थे, इसका जवाब सुने बगैर। अंदर दाखिल होते ही वो दोनों चहक कर बोले, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम होम।
रानिया ने चौंक कर तेजी से दुपट्टा सर पर लिया। शुक्रिया आप दोनों का, वो मध्यम आवाज में बोली। वो दिल ही दिल में शुक्र मना गई थी कि इसने रात कपड़े तब्दील कर लिए थे। अगर वो रात वाले हुलिये में होती, ये सोच कर ही वो सुर्ख हो गई थी। नरमीन खुशी से बोली, हमने मिलकर नाश्ता बनाया है, बड़ा एहतमाम किया है। जल्दी से नीचे आ जाएं, सब मिलकर नाश्ता करेंगे और फिर सुबह सुबह की तस्वीरें भी लेंगे। सनलाइट की तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। अभी वो कुछ कहती इससे पहले गुलरेज की आवाज कमरे में गूंजी थी। ये क्या तरीका है तुम दोनों का? कोई तमीज तहजीब नहीं है तुम लोगों में, इस तरह किसी के कमरे में दाखिल होते हैं? अंदर आने से पहले तुम दोनों ने मेरी इजाजत ली थी? दोनों साकित हो गए थे। ज़यान का चेहरा उतर गया था। नरमीन घबराकर बोली, भाई हम तो बस भाभी को देखने आए थे, खुशी बांटने। गुलरेज ने इसकी बात काट दी। क्यों देखने आए थे? क्या वो कोई अजूबा है जो देखने के लिए आना पड़ा? सुबह सुबह किसी के भी कमरे में घुस आते हो? शर्म आनी चाहिए, कुछ तहजीब होती है, तमीज होती है। अगर अभी तुम दोनों नहीं समझोगे तो आगे जाकर क्या बनेगा? हमारी शादी की आज पहली सुबह है, न्यूली वेड कपल के कमरे में इस तरह दाखिल होते हैं? कुछ अदब होते हैं। नरमीन के आंसू आंखों के किनारों तक आ गए थे। ज़यान जब्त से बोला, ये न्यूली वेड कपल मेरा भाई है और वो मेरी कज़न और भाभी है, इसमें बेअदबी कहाँ की? भाई आप ज्यादा बोल रहे हैं, गुलरेज गुस्से में इसके करीब आकर बोला। बेशक मैं तुम्हारा भाई और वो तुम्हारी कज़न प्लस भाभी है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई? ज़यान सुबह के वक्त किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले सोचा भी नहीं। रानिया बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो जल्दी से बिस्तर से उठी, घबरा कर आगे बढ़ी। खान इस तरह बात मत करें, बहुत बुरा लग रहा है। ये दोनों सब मिलने आए थे। गुलरेज सख्त लहजे में बोला, खामोश रहो तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, जो मैं कहूंगा वही होगा। ज़यान और नरमीन एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के चेहरों पर दुख और शर्मिंदगी थी। चलो बाहर जाओ मेरे कमरे से, और आइंदा कमरे में आने से पहले दोनों इजाजत लोगे, मेरी समझ आई? गुलरेज धारा था। पहले तो कभी ख्याल नहीं आया कि भाई का हाल पूछो, अब जब मेरी जिंदगी में कोई शामिल हुई है तो फौरन चले आए बिला वजह का ड्रामा करने के लिए। ज़यान ने कुछ कहना चाहा मगर फिर रुक गया। नरमीन ने नजरें नीचे कर ली। दोनों चुपचाप पलटकर बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे में बोझल खामोशी छा गई। रानिया ने नजरें उठाई, आंखों में आंसू तैरने लगे। बहुत हो गया खान, आपका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। आपने इन दोनों से भी बदतमीजी की और इनके सामने मुझसे भी। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम दोनों के दरमियान भी कभी अच्छी वाबस्तगी नहीं हो पाएगी। वो सर्द लहजे में बोला, मैंने जो किया ठीक किया, तुम नहीं सिखाओ मुझे पता है किसको किस तरह ट्रीट करना है। नहीं, वो एक कदम आगे बढ़ी, लहजा लरजता हुआ मगर मजबूत था। ये ठीक नहीं था। आपका गुस्सा हर वक्त आपके साथ रहता है। रिश्ता ऐसा नहीं चलते। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। अगर आप अपनी बहन को इज्जत नहीं दे सकते तो आगे जाकर मुझे भी नहीं दे सकते। मैंने बिल्कुल ठीक किया आपके बारे में सोचा था। वो हमेशा हक की बात करने वाली लड़की थी। अगर इससे कुछ बुरा लगता था तो वो टोके बिना नहीं रहती थी। गुलरेज ने इसकी तरफ देखा मगर खामोश रहा। अब आप मुझसे बात मत कीजिएगा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। जब तक आप इन दोनों को मना नहीं लेते, अपनी गलती की माफी नहीं मांग लेते, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशक हमारी शादी की सुबह है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान आज रिश्तों में तवाज़ुन नहीं रख सकता वो आगे जाकर भी नहीं रखेगा, और मैं अपना रिश्ता बर्बाद नहीं करना चाहती। ये कहकर वो तेजी से पलटी, वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई थी। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी और अगला लम्हा पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया था। गुलरेज कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। चेहरे पर गुस्से और बेबसी का अजीब इम्तिजाज था। फिर इसने एक लंबी सांस ली, सर झटका और खिड़की की तरफ बढ़ गया था। बाहर धूप तेज हो चुकी थी मगर अंदर फिजा में एक खफगी, एक खामोश तलखी अभी तक मौजूद थी, जो किसी ने कही नहीं थी मगर दोनों ने महसूस जरूर की थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। कमरे की रोशनी मध्यम थी। छत के पंखे की हल्की आवाज और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती नीली चमक ने फिजा में अजीब सा सकूत घोल रखा था। वो चुपचाप अंदर दाखिल हुई। दुपट्टे का किनारा कंधे से ढलक रहा था। चेहरे पर दिन भर की उदासी और थकन जमी हुई थी। सामने बेड पर गुलरेज लैपटॉप पर झुका कुछ टाइप कर रहा था मगर इसकी नजरें बार बार दरवाजे की सिमत उठ रही थी। वो बिना देखे वॉशरूम की तरफ बढ़ी तो गुलरेज नजरें स्क्रीन से हटाए बगैर बोला, इधर आओ मेरे पास। वो रुके बगैर बोली, मैं भी आती हूँ, बस 1 मिनट। लेकिन इसके लहजे में सख्ती उतर आई। आवाज नहीं आ रही तुम्हें?
इसका दिल एकदम से धड़कने लगा, कदम जैसे खुद ब खुद वापस मुड़े। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके करीब आई। बेड के किनारे पहुंचते ही गुलरेज ने लैपटॉप बंद किया और इसका हाथ थाम कर अपने बराबर बैठा लिया। कुछ देर वो खामोश रहा, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। फिर धीमी मगर भारी आवाज में बोला, नाराज हो? दूसरों के लिए मुझसे नाराज हो रही हो? वो हैरत से बोली, वो दूसरे नहीं, आपके सगे बहन भाई हैं। इसके चेहरे पर एकदम से सख्ती छा गई। वो बहन भाई जिन्हें कभी मेरा ख्याल नहीं आया, जिन्होंने कभी पूछा नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। जब मैं बिजनेस के लिए मुल्क से बाहर था, दिन रात मेहनत कर रहा था, तब इन्हें याद नहीं आया कि इनका भाई अकेला है। अब अचानक इन्हें भाई और इसकी बीवी का ख्याल आ गया। और तुम अगर मेरा गुस्सा कर रहा हूं तो तुम मेरे खिलाफ हो रही हो। रानिया थोड़ा सा झुककर बोली, ऐसा नहीं है खान, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ आपकी हूं और हमेशा रहूंगी। लेकिन आपका लहजा, आपका रवैया बहुत सख्त था। गुलरेज ने सर्द नजरों से इसकी तरफ देखा। तो क्या करूं? नरम बातें करूं इनसे जो सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं? वो आहिस्तगी से बोली, मैंने कहा ना, जिसे चाहे मुझसे सलूक करें, लेकिन वहां जहां सिर्फ हम दोनों हो, इस चार दीवारी के अंदर, आपका हक है मुझ पर। लेकिन जहां और लोग हों, वहां आपको जब्त रखना चाहिए। यही बात आपके बहन भाई भी चाहते हैं कि आप इन्हें किसी तीसरे के सामने ना झड़कें। वो सिर्फ आपके करीब रहना चाहते हैं, आपके काबू में नहीं। गुलरेज चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, और तुम क्या चाहती हो? इसने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं चाहती हूँ कि आपके दिल में जो सख्ती है वो खत्म हो जाए। आप इतने अच्छे हैं, बस अपने गुस्से से खुद को छुपा लेते हैं। गुलरेज ने इसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार वाकई गौर से देखा हो। तुम तीसरी नहीं हो रानिया, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, बल्कि सबसे अहम हिस्सा। मोहब्बत करता हूं तुमसे। वो चौंक गई, पलकें झपकाए, जैसे यकीन आया हो। क्या कहा आपने? गुलरेज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। हाँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जिंदगी में अगर कभी किसी पर इख्तियार रखने का दिल किया है तो वो तुम हो। जब भी तुम पर रोब झाड़ा, तुम्हें डांटा, वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी हो। किसी अजनबी पर कोई इतना हक नहीं जताता। रानिया के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। दिल जैसे किसी बोझ से आजाद हो गया। वो धीरे से आगे बढ़ी, इसके सीने से लग गई। मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ आपकी हूँ। गुलरेज ने इसके सर पर हाथ रखा, गहरी सांस ली। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए, फिर वो धीरे से बोली, एक बात मानेंगे मेरी? अगर मुमकिन हुआ तो जरूर सुबह नरमीन और जयान भाई से बात कर लीजिएगा, मेरी खातिर। गुलरेज ने निगाहें नीचे कर ली, लम्हे भर सोचता रहा, फिर सर हिलाया। ठीक है, सुबह बात कर लूंगा तुम्हारे लिए। वो मुस्कुरा दी। दोनों के दरमियान खामोश सुलह की फजा फैल गई थी। बाहर रात गहरी थी, मगर अंदर पहली बार सुकून सा महसूस हो रहा था, जैसे बातों के शोर के बीच कुछ दिल के जख्म भी सिल गए हों। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। आज इनकी शादी को पूरे 2 हफ्ते बीत गए थे। दोपहर की हल्की रोशनी किचन की खिड़की से अंदर आ रही थी। हल्की हवा के साथ चूल्हे से उठती भाप कमरे में एक नरम सा धुआं खोल रही थी। रानिया ने अपने दुपट्टे के पल्लू को जरा सा संभालते हुए पतीली में नूडल्स घुमाए। खुशबू फैलने लगी। नरमीन इसके साथ खड़ी हंसते हुए सब्जियां काट रही थी। बस हो गया, अब प्लेट में निकाल लेती हूँ। वाह भाभी, आप तो कमाल की कुक निकली। नरमीन ने शरारत से आंखें दुबाई। रानिया मुस्कुरा दी। बस ऐसे ही दिल चाहा, लेकिन हल्का सा बनाने का। इस्लामी किचन का दरवाजा जोर से खुला। जीनत बेगम अंदर आई। इनके चेहरे पर एक कड़ी संजीदगी थी। निगाह रानिया पर पड़ी तो जैसे सारा माहौल जम सा गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? इनकी आवाज में तहकीर छुपी हुई थी। रानिया घबराकर सीधी खड़ी हो गई। ताई अम्मी, वो नूडल्स बनाए? नूडल्स? जीनत बेगम की आंखों में नागवारी छलकी। बहू हो तुम इस घर की, बेटी बनकर क्यों घूम रही हो? पूरे घर का खाना तुम्हें देखना चाहिए और तुम यहाँ बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। रानिया के हाथ से चम्मच फिसलते फिसलते रुका। इसने मदम लहजे में कहा, ताई अम्मी, आज बस दिल चाह रहा था और नरमीन के कहने पर। खामोश, जीनत बेगम ने तेज लहजे में टोका। तुम्हें शर्म नहीं आती बहू बनकर आई हो या छुट्टी गुजारने? ये घर किसी तफरीक की जगह नहीं है। नरमीन फौरन आगे बढ़ी। अम्मी प्लीज, आप क्यों इतना बुरा मान रही हैं? भाभी बस। नरमीन, जीनत बेगम ने इस पर भी तेज निगाह डाली। तुम चुप रहो, तुम भी इसी के साथ लगी रहती हो। तुम्हें भी कोई और काम नहीं है? किचन की फिजा एकदम भारी हो गई। बर्तनों की हल्की खनक भी जैसे थम गई। रानिया ने नजरें झुका ली, लब थोड़े कांपे। जीनत बेगम तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली,
मैं तो चाहती थी मेरे बेटे की बहू एक पढ़ी लिखी समझदार बिजनेस वुमेन हो, तुम्हारे भाई की बेटी जैसे, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ से हमारे नसीब में आ गई। ना तुम्हारा रख रखाव अच्छा है, ना अंदाज अच्छा है। इनकी बातों का हर लफ्ज रानिया के सीने में तीर बनकर उतरता जा रहा था। नरमीन कुछ कहना चाहती थी मगर जीनत बेगम ने हाथ उठाकर इशारा किया। बस अब कुछ मत कहो, ये कहकर वो तेज कदमों से किचन से निकल गई थी। इनके जाते खामोशी छा गई। सिर्फ बर्नर पर उबलते पानी की हल्की सी आवाज रह गई। रानिया ने आहिस्ता से चूल्हा बंद किया और काउंटर के सहारे खड़ी हो गई। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। नरमी ने लपक कर इसके कंधे पर हाथ रखा। भाभी प्लीज, आप दिल पर मत लें। अम्मी कभी कभी गुस्से में कह देती हैं, मैं माफी मांगती हूँ आपसे इनकी तरफ से। रानिया ने आंसू पूछने की कोशिश की मगर आवाज भारी थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो इतना बोल गई। शायद मैं वाकई इनके मयार पर नहीं उतरती। ऐसा मत कहे, नरमीन ने तड़प कर कहा। अम्मी का रवैया गलत था, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज भाई को कुछ मत बताइएगा। वो पहले ही हम सबसे खफा रहते हैं, अगर ये बात पता चल गई तो और नाराज हो जाएंगे। रानिया ने सर हिलाया। मैं कुछ नहीं कहूंगी, वादा। घर में पहले ही काफी तनाव है, मैं नहीं चाहती कोई और झगड़ा हो। नरमीन ने हल्की से सांस भरी। शुक्रिया भाभी, आप बहुत बर्दाश्त कर लेती हैं, शायद इसीलिए भाई को भी वक्त के साथ समझ आ जाएगा कि आप इनसे कितना प्यार करती हैं। रानी एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाई। मोहब्बत तो सब्र मांगती है नरमीन, और मैं अब भी यही सीख रही हूँ। किचन में फिर हल्की सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ धीमी हवा के साथ बर्तनों की हल्की हल्की खनक सुनाई दे रही थी, जैसे दीवारें भी इस नरमी में माजत कर रही हूँ। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। इसने ये जख्म पी लिया था, लेकिन हर गुजरता दिन इसको तकलीफ पहुंचा रहा था। जीनत बेगम हर छोटी बड़ी चीज पर इसको बहुत परेशान करती थी। दिन हफ्तों में और हफ्ता महीने में तब्दील हो गया था। 1.5 महीने बाद कमरे में नरम रोशनी फैली हुई थी। बेड के करीब रखे लैंप की मध्यम रोशनी सोफे पर बैठी रानिया के चेहरे पर सुनहरा अक्स डाल रही थी। वो लाल रंग के फ्रॉक में किसी फूल की तरह नाजुक और खूबसूरत लग रही थी। बाल खुले हुए, आंखों में खामोशी की एक चमक थी। दरवाजा खुला और गुलरेज अंदर दाखिल हुआ। दिन भर की मसरूफियत के बावजूद इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो चंद कदम चलकर इसके करीब आया, झुककर इसके बालों पर बोसा दिया और नरमी से इसके बराबर बैठ गया। क्या बात है, मेरी छोटी सी जान का मुंह इतना क्यों फूला हुआ है? मैंने ना ज़ियान को कुछ कहा, ना नरमीन से बहस की, ना अम्मी से बदतमीजी की। फिर आपने भी क्या जुर्म कर दिया? रानिया ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। लबों पर मसनूई संजीदगी थी। आपको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं, वो आहिस्ता से बोली। आपको मेरी फिक्र ही नहीं रहती। गुलरेज ने हैरत से देखा। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अगर मैं आपकी फिक्र नहीं करता तो फिर किसकी करता हूँ? वो चुप रही, बस उंगलियों से दुपट्टे का किनारा मरोड़ती रही। फिर जैसे किसी शरारत भरे ख्याल पर लबों के किनारे पर हल्के से ऊपर उठे। आपको पता है, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। गुलरेज की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। चेहरे पर परेशानी छा गई। क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्यों गई थी? इसके लहजे में गड़बड़ाहट थी। रानिया ने चंद लम्हे इसे तकते हुए हंसी दुबाली। फिर सोफे के कुशन के नीचे से एक फोल्ड की हुई रिपोर्ट निकाली और इसके सामने कर दी। सब ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। गुलरेज ने हैरत से रिपोर्ट ली। कुछ समझ नहीं आई, ये क्या है? वो हल्के से बोली, ये खुशखबरी है, हम दोनों मम्मी बाबा बनने वाले। डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ। चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त रुक गया। गुलरेज के हाथ लड़से, आंखों में हैरत, बेयकीनी, फिर एकदम नमी छलकी थी। क्या तुम सच बोल रही हो, हमारा बच्चा? रानिया ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और डॉक्टर ने खास ताकीद की है कि मेरे शौहर को मेरी बहुत खिदमत करनी है, मेरा बहुत ख्याल रखना है। ये सुनते वो गहरा मुस्कुराया। अगले लम्हे वो इसके करीब झुककर इसे बाजुओं में भरता गया। रानिया के दुपट्टे की खुशबू इसके सांसों में घुल गई थी। मेरा बच्चा, वो धीरे से बोला, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है ये। रानिया ने सर इसके सीने से लगाया तो इसे लगा जैसे गुलरेज का दिल तेजी से धड़क रहा हो। मैं यकीन नहीं कर पा रहा, मैं बाप बनने वाला हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके लहजे में जज्बात की लर्जिश बढ़ती गई। मैं इसे सब कुछ दूंगा रानिया, जो मैंने कभी पाया नहीं, जो मुझे कमी महसूस हुई। मेरा बच्चा कभी अकेला नहीं रहेगा, इसे माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा। रानिया खामोशी से इसकी बातें सुनती जा रही थी। इसकी आंखों में जो ख्वाब बोल रहे थे, जिनका जिक्र इसने कभी किसी से नहीं किया था। मैं इसे हर तरह सुबह अपने साथ स्कूल छोड़ूंगा, शाम को इसके साथ खेलूंगा, इसके लिए कहानियां लिखूंगा। वो चाहे बेटी हो या बेटा, मेरा फख्र होगा।
میں اس کے لیے دنیا کی ہر مشکل آسان کر دوں گا. میں اس کے لیے ایک محفوظ دنیا بناؤں گا جہاں کوئی خوف نہ ہو, کوئی محرومی نہ ہو. رانیہ نے دھیرے سے کہا. اور میرے لیے؟ وہ مسکرایا. تم تو میری دنیا ہو, تمہارے بغیر تو یہ خواب ہی ادھورا ہے. تم نے میری زندگی میں جو سکون دیا ہے وہ اب ہمارے بچے کی مسکراہٹ میں جیتا رہے گا. وہ دونوں دیر تک خاموش رہے. صرف دیوار پر چلتی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی. گلریز نے آہستہ سے رانیہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا, جیسے پہلی بار اپنے وجود کے ایک نئے حصے کو چھو رہا ہو. میرا چھوٹا سا جہاں, میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی رلاؤں گا نہیں, تمہیں کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا. تم میری پہچان بنو گے. رانیہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے, لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے. کمرے کی فضا میں ایک سکون بھری خاموشی پھیل گئی تھی. وہ خاموشی جو سے محبت اور آنے والی زندگی کے احساس سے بھری ہوتی ہے. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. 2 دن بعد زندگی میں جو خوشیاں آئی تھیں ایک دم سے بے رونق ہو گیا تھا. وہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس سے گھر سے فون آیا تھا کہ رانیہ بی بی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں اور انہیں ہسپتال لے کر آئے ہیں. وہ سب کچھ چھوڑ کر ہسپتال پہنچا تھا اور اب بے چین ہو کر ٹہل رہا تھا. ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کوریڈور میں وقت جیسے رک سا گیا تھا. دیواروں سے آتی دوا کی بو, نرسوں کے قدموں کی چاپ اور کہیں دور سے آتی مانیٹر کی بی پی, سب کچھ گلریز کے اندر کی بے چینی کے ساتھ گھل رہے تھے. وہ ایک لمحہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا تو دوسرے لمحے بے قراری سے ٹہلنے لگتا. زیان, نرمین, زینت بیگم, رحمان صاحب, سائرہ بیگم, احتشام صاحب سب موجود تھے, مگر گلریز کی نظریں صرف ایک دروازے پر جمی تھی جس کے پار اس کی دنیا تھی. وہ بار بار گھڑی دیکھتا, پھر دروازے کی طرف, جیسے وقت سے التجا کر رہا ہو کہ تیز گزر جا. چند لمحے بعد دروازہ کھلا. سفید کوٹ پہنے لیڈی ڈاکٹر باہر آئی. گلریز تقریباً 2 قدم ان تک پہنچا. ڈاکٹر, میری بیوی, میرا بچہ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز بھاری تھی, سانس رکی ہوئی. ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی. چہرے پر پیشہ ورانہ نرمی کے ساتھ دکھ کے آثار تھے. خدا کا شکر ہے آپ کی بیوی محفوظ ہے, مگر وہ ذرا رکی. آپ کا بچہ نہیں بچ سکا. سیڑھیوں سے گرنے کے جھٹکے سے بچہ ضائع ہو گیا, لیکن آپ کی بیوی کو کوئی اندرونی نقصان نہیں ہوا. خدا چاہے گا تو جلد آپ کو پھر خوشی دے گا. حوصلہ رکھیے. یہ سن کر جیسے کسی نے وقت کو روک دیا. گلریز کے ہاتھ میں پکڑا موبائل نیچے گر گیا. لبوں پر کوئی لفظ نہیں آیا تھا. آنکھوں میں خلا بھر گیا. اس نے دھیرے سے سر ہلایا. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پھر ایک قدم پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ کھڑا رہ گیا. خالی. رحمان صاحب آگے بڑھے, کندھے پر ہاتھ رکھا. بیٹا صبر کرو, تقدیر کے آگے انسان بے بس ہے. لیکن گلریز نے کچھ نہیں کہا, بس سر جھٹک کر جیسے خود سے بھاگنا چاہ رہا ہوں وہاں سے نکل گیا. سائرہ بیگم نے روکنے کی کوشش کی. بیٹا اندر تو چلو, وہ تمہیں پکار رہی ہوگی. مگر وہ جا چکا تھا. کوریڈور میں ایک بھاری خاموشی پھیل گئی. زیان کی نظریں اپنی ماں پر جا ٹکیں. زینت بیگم, جن کے چہرے پر عجیب سا سکون اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی, وہ خاموشی سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ان کے دل کے اندر کا بوجھ اتر گیا ہو. زیان نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہ چھپکی, مگر اس کے چہرے پر نفرت کی لکیر ابھر آئی تھی. کچھ دیر بعد نرس باہر آئی. نرم لہجے میں بولی, آپ لوگ اندر جا سکتے ہیں, پیشنٹ ہوش میں آ گئی ہے. سائرہ بیگم فوراً اٹھی. ان کی آنکھوں میں نمی تھی. وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی. کمرے میں ہلکی روشنی تھی. دیوار پر لگے مانیٹر کی آواز مدھم تھی. بیڈ پر رانیہ لیٹی تھی, چہرہ پیلا, آنکھیں سوجی ہوئی, ہونٹ کپکپا رہے تھے. امی کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹ ہلے. امی, آواز اتنی دھیمی کہ جیسے کسی نے دل کے اندر سے نکالی ہو. سائرہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. میری بچی, حوصلہ رکھ, خدا کی مرضی تھی. رانیہ کے آنسو بہہ نکلے. امی, میرا بچہ کیسا ہے؟ سائرہ بیگم کے لب کپکپائے. بیٹی, وہ نہیں رہا. ایک لمحے کو رانیہ کا چہرہ ساکت ہو گیا تھا. پھر جیسے ساری دنیا کا غم اس کی آنسوں سے بہہ نکلا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. امی, میرا بچہ, میں نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں اسے, اس کی آواز بھی نہیں سنی. سائرہ بیگم بھی خود کو روک نہیں پائیں. روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا. بس بیٹی صبر کر, خدا اور دے گا, وہ دینے والا ہے. رانیہ تھکے لہجے میں بولی. خان کہاں ہے امی؟ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے نا, میں جانتی ہوں. وہ خفا ہو گئے ہوں گے. وہ مجھ سے دور کیوں چلے گئے؟ سائرہ بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا. نہیں, وہ بس باہر گئے ہیں, تھوڑا وقت چاہیے انہیں, وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے. رانیہ نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں. آنسو بہتے رہے. امی, اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرا بچہ کبھی اکیلا نہیں ہوگا. پھر کیوں اکیلا رہ گیا وہ؟ کمرے میں صرف رانیہ کے سسکنے کی آواز گونج رہی تھی. خاموش, شکستہ اور پہلی بار
خود سے نفرت کرتا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف چنگاریاں تھیں۔ کئی حد تک وہ بہت کچھ سمجھ گیا، لیکن اب اس کو صرف معاملات پر قابو پانا تھا۔ 2 دن بعد خان منزل کا وسیع لاؤنج، جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر فضا میں ایک خاموش بوجھ سا لٹک رہا تھا۔ رانیہ 2 دن کے بعد ہسپتال سے گھر لوٹی تھی، چہرہ زرد، جو نڈھال، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ سائرہ بیگم نے بیٹی کے قدموں کو سہارا دیا تو احتشام رحمان صاحب، زینت بیگم، زیان اور نرمین سب ساتھ تھے۔ دروازہ کھلا اور جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے وہ بیٹھا تھا۔ گلریز 2 دن بعد اس کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ رانیہ کے قدم ٹھٹک گئے اور باقی سب بھی رک گئے، لمحے جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ وہ اٹھا، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دونوں کے بیچ کی خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا، اب نہیں رو رانیہ، اب تم کبھی نہیں روگی، کیونکہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ زینت بیگم کا چہرہ سختی سے تن گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ غلطی تمہاری بیوی کی ہے اور تم گھر چھوڑ رہے ہو۔ تم میرے بیٹے ہو گلریز، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ تھا جو کسی فیصلہ کن درد کے بعد آتا ہے۔ اگر آپ ماں ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتی امی۔ زینت بیگم کے لب کانپ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کی اسکرین ان کے سامنے کی۔ اس گھر میں خفیہ CCTV فوٹیج لگی ہوئی ہے، میں نے نکلوائی ہے، ان 2 دنوں میں سب دیکھا ہے۔ وہ فوٹیج جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ نے اپنی اولاد کی خوشیاں برباد کر دیں، آپ نے میری بیوی کو دھکا دے دیا امی۔ زینت بیگم کی سانس رکی، وہ پیچھے ہٹی، نظریں ادھر ادھر دوڑی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہاری ماں ہوں گلریز کی آواز بھرا گئی مگر لہجہ مضبوط رہا۔ امی، بچپن سے لے کر آج تک آپ نے مجھے کبھی وہ محبت نہیں دی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ دوسرا تھا۔ آپ کے لیے نرمین کی خوشی، زیان کے خواب اور آپ کی پارٹیز اہم تھی۔ میں سے وہ بچہ تھا جو ہمیشہ خاموش رہا کہ شاید کبھی تو آپ دیکھیں گی، مگر آپ نے نہیں دیکھا۔ اور جب میں اپنی زندگی میں خوش ہوا، اپنی بیوی اور اپنے آنے والے بچے کے ساتھ، تو وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے میری خوشیاں اجاڑ دیں۔ رحمان صاحب کی آواز بھاری ہوئی۔ گلریز، جو تم کچھ کہہ رہے ہو سچ ہے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا، چہرے پر دکھ مگر وقار تھا۔ بابا، آپ خود دیکھ لیں فوٹیج، سب سچ ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے ملوں گا، رابطہ رکھوں گا، لیکن اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ زینت بیگم کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی، بیٹا نہیں، میں نے غلطی کی مگر جان بوجھ کر نہیں۔ وہ رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر گلریز نے نظریں نیچے کر لی۔ رانیہ کے آنسو پھر بہنے لگے۔ زرار نے اس کی طرف دیکھا، اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں رانیہ، تم پر جو کچھ گزرا وہ میری خاموشی کی سزا تھی۔ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا مگر دیر کر دی۔ رانیہ کی ہچکی بندی تھی۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی خان، بس دل ٹوٹ گیا۔ وہ بولا، اب کوئی دل نہیں ٹوٹے گا، میں تمہیں اس سب سے دور لے جاؤں گا جہاں کسی کی نفرت ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے رانیہ کو سینے سے لگا لیا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب کی نظریں جھک گئیں۔ سائرہ بیگم کے لبوں پر ہلکی دعا ابھری۔ رحمان صاحب نے رخ موڑ لیا تھا۔ زینت بیگم زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میرا بیٹا میرے پاس سے جا رہا ہے۔ گلریز نے ایک آخری نظر ڈالی اور بولا، آپ نے خود ہی ہمیں دور کر دیا امی۔ پھر وہ رانیہ کا ہاتھ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سورج کی روشنی لاؤنج کے فرش پر پھیلتی جا رہی تھی۔ 2 دلوں کے لیے ایک نئی صبح مگر ایک ماں کے لیے دائمی شام بن کر رہ گئی تھی۔ بے شک جو لوگ دوسروں کا برا چاہتے ہیں، ان کا اختتام ایسے ہی ہوتا ہے۔